नमस्ते दोस्तों, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में खून का टीका उपन्यास पूरा किया था। अब हम आगे जो सिलेबस पे आधारित कहानियाँ हैं उनको लेंगे। तो आज हम पहली कहानी लेते हैं, पूस की रात, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और ये बहुत ही रोचक कहानी है। मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ। ठीक है। हल्कू के घर कौन आया था? तो हल्कू के घर सहना आया था। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? मुन्नी था। घर में कितने रुपए थे? 3 रुपए। रुपयों का हल्कू क्या करना चाहता था? हल्कू कंबल खरीदना चाहता था। पूस क्या है? सर्दी का एक महीना। मुन्नी हल्कू को किस काम के लिए मना कर रही थी? खेती करने को मना कर रही थी वो। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? तो जबरा। जबरा कैसा कुत्ता था? ईमानदार व स्वामी भक्त। पछुआ क्या है? एक पवन का नाम। हल्कू कितनी चिलम पी चुका था? 8 चिलम। जाड़े का रूप कैसा था? पिचास की तरह। हल्कू ने किसे देखकर समय का अनुमान लगाया? सप्तऋषि को। कितनी रात बची थी? पहर से ऊपर रात बची थी। और पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग सप्तऋषि के अनुमान से समय का अनुमान लगाते थे, रात्रि का और दिन का सूर्य के हिसाब से अनुमान लगाते थे। हल्कू के खेत के पास किसका बाग था? आमों का। हल्कू ने किसकी पत्तियों को बटोर कर अलाव लगाने की सोची? आम की पत्तियों को। हल्कू के खेत के पास किसका खेत था? अहर का। उपला किसका बनाया गया? अहर के पौधे का झाड़ू बनाकर सुलगता हुआ उपला बगीचे की तरफ ले गया। जबरा को जमीन पर क्या मिल गया था? हड्डी मिल गई थी। हल्कू ने किस पर विजय प्राप्त कर ली? ठंड की असीम शक्ति पर। खेत में कौन से जानवर घुस गए थे? नील गायों का झुंड घुस गया था। हल्कू आया तब तक क्या हो गया था? खेत का सर्वनाश हो गया। हल्कू ने मुन्नी यानी पत्नी के सामने किस बात का बहाना बनाया? पेट दर्द का, कि भाई मेरा तो रात को पेट दर्द हो रहा था और तुम्हें अपने खेत की पड़ी है और मैं तो मरता मरता बचा हूँ। खेत को देखकर हल्कू की क्या स्थिति थी? ये क्या सोच रहा था? बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब ठंड में खेत पर नहीं सोना पड़ेगा। खेत को देखकर मुन्नी क्या स्थिति थी? वह क्या सोच रही थी? उदास हो गई थी कि अब मजदूरी करके मालगुजारी बढ़नी पड़ेगी। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा कब लिखी गई थी? 1921 में। पूस की रात किसकी मनोदशा पर आधारित है? तो किसान की स्थिति पर, किसान की ऋणग्रस्तता, मौसम की मार, कर्ज चुकाने की असमर्थता, परिवेश व पशुधन के साथ रिश्ता, कृषि से हताश, ऊब, महिलाओं का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में केंद्र भूमिका आदि। पूस की रात कहानी में किसानों की कौन सी 2 समस्याएं उभर कर सामने आती है? तो कर्ज में डूबा किसान एक, तो खेती का लाभकारी न होना, आज भी यही स्थिति है। तो मुंशी प्रेमचंद ने आधुनिक काल की जो स्थिति थी उसके बारे में, किसानों की स्थिति थी उस पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 31 जुलाई को 1980 में लम्ही बनारस में हुआ। प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब लाल। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। सरकारी सेवा में रहते किस नाम से लिखते थे प्रेमचंद? बाबू नवाब राय बनारसी। पटाक्षेप नहीं होगा, अगली कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा। हेतु भारद्वाज, होतीलाल भारद्वाज इनका पूरा नाम। पटापेक्ष नहीं होगा कहानी कौन से गांव से शुरू होती है? तो रामनेर गांव से। पटापेक्ष नहीं होगा
की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देश की आज़ादी से। कौन से नाटक के बारे में बात की गई है? समतावादी नाटक के समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का नाटक। इस कहानी को पढ़ने पर ये साबित होता है कि ये जो चुनाव है, ये सभी चीज़ें एक नाटक के रूप में ही प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि जो धनी है और जो आर्थिक रूप से संपन्न है वही चुनाव जीत जाता है हर बार, और जो गरीब है उसको मौका ही नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब ही होता जा रहा है, न उसको अपने समाज को सुधारने का मौका मिलता है। मुखिया ने ग्राम पंचायत के चुनाव में निर्विरोध किसको चुना था? ये कुशाल सिंह नहीं है, यह है केसरी सिंह। बाय मिस्टेक कुशाल सिंह लिख गया है। ये जो केसरी सिंह है ये गांव के मुखिया थे पहले, आज़ादी से पहले। तो उनके बेटे राम सिंह को निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम कहाँ तक गया था? पंडित नेहरू तक। पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वहाँ तक इस गांव का नाम चला गया कि भाई निर्विरोध चुनाव हुआ है। प्रधान किसे चुना गया? जो पहला चुनाव था उसके अंदर निर्विरोध चुनाव हुआ, तो प्रधान किसको चुना गया था? राम सिंह को चुना गया था। फिर रामनेर गांव में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति निवास करती थी? सबसे ज़्यादा चमार जाति निवास करती थी, जो दलित वर्ग में और पिछड़े वर्ग में आती है। अगर चमार जाति चाहती तो जो आर्थिक रूप से समृद्ध समाज है उसको पछाड़ कर खुद चुनाव जीत सकती थी, पर उन लोगों में खुद में ही नहीं था। वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे और वो ठाकुरों पर निर्भर थे, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं हो सका। लास्ट में जो अंत कहानी के अंत में भी ठाकुरों की ही विजय होती है। चमार कैसे लोग थे? अशिक्षित थे और जागरूक नहीं थे और गरीब भी थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। राम सिंह ने स्कूल के नाम पर क्या किया? कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और अपना एक बुर्गा रख दिया जिसका नाम था दयाराम। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? महात्मा गांधी के अनुसार भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। पटाक्षेप नहीं होगा में क्या नहीं है? कोई पात्र नहीं है, ये एक कहानी है। नाटक की तरह चलती है पर एक कहानी है। गांव के लोगों को कौन सा अधिकार मिल गया था? वोट देने का अधिकार मिल गया था उनको। गांव का सम्यक विकास के लिए किस का विकास हो गया था? कागजों में ही गांव का सम्यक विकास था, तो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का विकास हो गया था। सुमेरा पंडित कौन था? गांव का मुखिया जो थे कुशाल सिंह यानी कि केसरी सिंह। इसमें वापस से मिस्टेक है, तो ये केसरी सिंह हम सुधार लेंगे। केसरी सिंह के मित्र। गांव की प्रधानी किसको मिली? राम सिंह को मिली। गांव में सबसे ज़्यादा वोट शक्ति किसकी थी? चमारों की थी, फिर भी चमार नहीं जीत सके। विद्यालय में राम सिंह के गुर्गे का क्या नाम था? तो दयाराम। स्कूल की इमारत और किसमें काम आती थी? डाक खाने के काम में भी काम आती थी, और डाक खाने का काम भी दयाराम ही देखता था। दयाराम का स्वभाव कैसा था? उद्दंड, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने वाला। दयाराम स्कूल में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता था? जमकर पीटता था, कहता गुरु की चोट तो विद्या की पोट है। ज्ञान का प्रसार नहीं के बराबर था, बस वो उनको पीटता ही रहता था। रामनेर गांव में कौन से दो युवक आए? नाम क्या था? जाति से ब्राह्मण थे और बलवीर व महेंद्र थे, जो दिल्ली में रहते थे। दोनों युवक कहाँ नौकरी करते थे? दिल्ली में। बलवीर व महेंद्र के पिता को किसने मारा? मुखिया के लोगों ने। दोनों को दिल्ली कौन ले गया था? उनके मामा ले गए थे। बलवीर व महेंद्र दिल्ली में कहाँ काम करते थे? सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। बलवीर व महेंद्र ने किसे प्रधान पद का प्रत्याशी बनाने की सोची? फगना, एक चमार था उसको। फगना कैसा व्यक्ति था? पढ़ा लिखा और समझदार, आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत संपन्न भी था। महेंद्र बलवीर ने किसको समझाया था?
चुनाव प्रत्याशी बनाने के लिए फगना को समझाया था, जो एक जाति से चमार था। क्या फगना मान गया था? हाँ, उसे उन दोनों की बातों में दम लगा। उसने सोचा कि चमार जाति के लोग ज़्यादा हैं, उनका वोटर ज़्यादा हैं, तो जीत हमारी ही होगी। पर कहते हैं ना कि आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ हो, जिसको राजनीति आती हो, वो कभी भी पिछड़े हुए लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। तो इस कहानी में यही होता है। राम सिंह को क्या आभास हुआ? बलवीर महेंद्र जन जागृति फैलाकर गांव को जागरूक करना चाहते हैं। राम सिंह को आभास हो चुका था। राम सिंह ने दोनों को किस बात का लालच दिया? प्लॉट अलॉट करने का, एक प्लॉट देने का, कि भाई तुम दोनों को एक प्लॉट दे देता हूँ और तुम इस परपंच से चले जाओ यहाँ से, है ना। किस घटना से चमारों में बलवीर व महेंद्र के लिए सम्मान बढ़ गया था? ठाकुरों के सामने चमारों का पक्ष रखने की वजह से। महेंद्र और बलवीर चमारों का पक्ष ले रहे थे और ठाकुरों के सामने, बल्कि वो खुद भी एक सुवर्ण जाति से ब्राह्मण थे, पर फिर भी वो चमारों का पक्ष ले रहे थे। तो इसीलिए चमार बहुत खुश थे और महेंद्र और बलवीर का सम्मान कर रहे थे। मुखिया ने चमारों को क्या चेतावनी दी? खेतों में मजदूरी नहीं करने देंगे, मुखिया ने कहा चमारों से। धमकाया, मजदूरी नहीं देंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। चमारों ने डर के मारे क्या किया? नाम के लिए फगना का साथ दे दिया। नाम के लिए दिया कि भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, और फगना को खड़ा कर दिया, और वो डर के मारे ठाकुरों की तरफ हो गए। चुनाव में किसकी विजय हुई? राम सिंह की हुई। दोबारा जब चुनाव आमने सामने हुआ तो राम सिंह की विजय हो गई। बलवीर व महेंद्र को किसने चेतावनी दी? राम सिंह ने। चुनाव में किसने धोखा दिया था? चमारों ने। एक बार फिर से किसकी जीत हुई? राम सिंह की हो गई। पहले तो निर्विरोध जीत गया वो, फिर दूसरी बार चुनाव मैदान में जीत गया। इस चुनाव में बलवीर में महेंद्र के साथ क्या हुआ? उनको गांव से बाहर निकाल दिया और उन्हें पीटा गया। इस चुनाव से चमारों ने क्या शिक्षा ली? कि अब की बार किसी से नहीं डरेंगे, और चमारों से में नई शक्ति का संचार हुआ। बलवीर व महेंद्र कहाँ गए थे? दिल्ली चले गए वापस। विधान में चुनाव का क्या नियम था? विधान में हर 3 वर्ष में चुनाव होना था। कितने सालों तक चुनाव नहीं हो पाया? किसी कारणवश 7 वर्ष तक चुनाव नहीं हो पाया, और 7 सालों तक राम सिंह ही प्रधान बना रहा, और उसने अपनी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत कर ली थी। फगना किसके पास दिल्ली गया? महेंद्र व बलवीर के पास। वापस से चुनाव का टाइम आया तो फगना महेंद्र व बलवीर के साथ वापस गया। किसके नाम मतदान सूची में हटा दिए गए थे? महेंद्र व बलवीर व उन चमारों के जो शहर से बाहर, यानी कि गांव से बाहर रहते थे और शहर में रहते थे, उनके। पोलिंग पार्टी का चुनाव अधिकारी का क्या नाम था? रणबीर सिंह था। वो भी एक ठाकुर था और राम सिंह से मिल गया था। राम सिंह का एजेंट कौन था? बन्नी था। और बन्नी को भी उसने राम सिंह ने समझा बुझा के भेजा था कि तुम इतवारी यानी फगना का एजेंट को फंसा के रखना। फगना का जो एजेंट था उसका नाम इतवारी। फगना की घरवाली का क्या नाम था? झुमकी। दूसरी बार कौन प्रधान बना? राम सिंह। अब जब पहली बार निर्विरोध हुआ तब भी राम सिंह बना। दूसरी बार जब चुनाव मैदान में चुनाव हुए तब राम सिंह बना। अब तीसरी बार जब चुनाव होंगे प्रत्यक्ष रूप से, तब भी राम सिंह ही चुनाव में प्रधान बन गया। फगना ने चुनाव की धांधली के खिलाफ क्या किया था? रिट दायर की थी कि भाई चुनाव में धांधली हुई है। पर वही बात है, रिट दायर करने से क्या होता है? काम बहुत ही धीरे धीरे चला जब तक दूसरे चुनाव आ चुके थे। रामनेर का युद्ध क्या बन चुका था? असाधारण युद्ध बन चुका था। गांव में क्या बन गया था? पंचायत भवन बन गया था। दयाराम क्या बन गया था? दयाराम प्रधानाध्यापक बन गया था। उसके नीचे एक अध्यापक भी आ गया था, पर डाकघर का जो कार्य था वह दयाराम ही देखता था। राम सिंह किसको प्रधानी देना चाहता था? नाहर सिंह को। कौन सी बात को गोपनीय रखा गया? नाहर सिंह को प्रधान बनाने की बात को गोपनीय रखा गया, क्योंकि अब की बार चमारों को 2
गुटों में बांटने की चाल थी। फगना आश्चर्यचकित क्यों था? राम सिंह के व्यवहार से। फगना काफ़ी आश्चर्यचकित था कि राम सिंह का व्यवहार एकदम से बदल कैसे गया, क्योंकि जो प्रधानी के लिए मर रहा था वो ये कह रहा है कि तुम चमार खड़े हो जाओ और तुम चमारी प्रधान बनो। पर जब तक वो समझता सारा खेल पलट ही चुका था। राम सिंह ने कौन सा नाम सुझाया? लच्छी राम, जो उसका खुद के दिए हुए पैसों से और दिए हुए काम से खुद का काम निकालता था, आर्थिक रूप से बहुत ही लाचार था और मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उस लच्छी राम का नाम राम सिंह ने सुझाया। चमार क्यों नहीं चाहते थे लच्छी राम को प्रधान बना? अब चमार फंस गए थे, क्योंकि अगर लच्छी राम के लिए हाँ नहीं करेंगे तो लच्छी राम के साथ में जो लोग हैं वो ऐसे बोलेंगे अब तो राम सिंह भी बोलेगा कि अब तो चमार को खड़ा कर दिया, अब भी तुम ये चाहते हो कि नहीं हो, तो फिर कैसे होगा? तो चमार क्यों नहीं चाहते थे लच्छी राम? क्योंकि लच्छी राम सिंह का गुलाम था। चुनाव में चमारों की क्या स्थिति थी? चमार दो दलों में बट गए थे। अब अंतिम चुनाव में कौन से चमारों ने नामांकन भरे? एक तो लच्छी राम और एक इतवारी। गुप्त रूप से किस से नामांकन भरवाया गया? तो नाहर सिंह से। चमारों को असली षड्यंत्र का कब पता चला? तीनों उम्मीदवारों के नाम सूचना पट पर लगवा दिए गए थे, तब चमारों को असली षड्यंत्र का पता चला। जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, अब तो नाम वापस भी नहीं लिया जा सकता था। तो पहला नाम था इतवारी लाल और दूसरा ठाकुर नाहर सिंह और तीसरा चमार लच्छी राम। कौन सा समय निकल गया नाम वापस लेने का? रामनेर गांव में किसका सिलसिला शुरू हो गया था? समतावादी समाज की स्थापना का। पर इन सब चीज़ों से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो चमार थे उनमें जन जागृति फैली और वो अपने हकों के लिए लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। आज़ादी से पहले गांव का मुखिया कौन था? तो केसरी सिंह, जो राम सिंह का पिता था। आज़ादी के बाद कौन प्रधान बना और कितनी बार? राम सिंह बना और 3 बार। अंत में किसने चुनाव जीता? राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने। इस नाटक का क्या नहीं होगा तभी समाज बदलेगा? पटाक्षेप नहीं होगा, यानी कि पर्दा नहीं उठेगा, तभी समाज बदलेगा। पर्दा नहीं गिरेगा तभी समाज बदलेगा। लालत मलालत करना मुहावरे का अर्थ, ये इसमें मुहावरे हैं 2। एक लालत मलालत करना यानी धिक्कारना और फटकारना। राह में कांटे बिछाना मुहावरे का अर्थ मुसीबतें खड़ी करना, अड़चने पैदा करना। लेखक का जन्म कहाँ व कब हुआ? तो जो लेखक है हेतु भारद्वाज, होतीलाल भारद्वाज का जन्म रामनेर बुलंदशहर यूपी में 1937 में हुआ। तो हमने दोनों कहानियों के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानियाँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।